हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फिर अनबॉक्स करेंगे केमिस्ट्री के एक और टॉपिक को। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से रिलेटेड एक और टॉपिक को, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट्स, पीरियोडिसिटी आपको पता होनी चाहिए। पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें देखेंगे ग्रुप फर्स्ट में हमारे कौन से एलिमेंट हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप सेकंड में हमारे कौन से हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ग्रुप 17 में हमारे कौन से हैं। हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 18 में हमारे क्या हैं। नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि ये हमारी पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, इसमें हमने क्या देखा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो हम क्या देखते हैं कि डेफिनेट इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स अपीयर हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन को आप ऐसे समझो कि अगर आपके क्लास में मान लीजिए कुल मिला के 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनको क्लासीफाई कर लें। कैसे कि कितने बॉयज़ हैं, कितनी गर्ल्स हैं। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इन 50 स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करें उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 5 फीट से कम है। तो ये भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये जो फिनोमेना है जिसमें हम किसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर स्टूडेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन ही है। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम देखें तो अभी तक लगभग 120 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। इन 120 एलिमेंट्स में से 94 एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं। तो इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको एक एक करके पढ़ना बड़ा कठिन है। तो शुरू से ही जो साइंटिस्ट थे उनका ये प्रयास था कि हम कुछ एक ऐसा सिस्टम बना लें जिससे कि हमें कुछ एलिमेंट्स को पढ़ना पड़े और सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल जाए। इसके लिए उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरू करा और एलिमेंट्स को इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अरेंज करना शुरू करा। जो सिमिलर एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उन्हें एक साथ रखना शुरू करा, और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी उनको अलग अलग ग्रुप में रखना शुरू करा। इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। There are about 120 elements are known today. Out of these, only 94 elements are found in nature. So it is difficult to study them one by one. If elements are arranged in a group of similar properties, the study of these elements will be easy. That is why scientists started gathering information about the properties of non-elements from the beginning. Arrangement of the elements on the basis of similarities and dissimilarities of these elements in different columns is called classification. स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या देखा कि लगभग जो है 120 एलिमेंट्स हमें पता है। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको एक एक करके पढ़ना और उनको याद रखना बड़ा कठिन काम है। इसलिए साइंटिस्ट ने शुरू से ही क्या कोशिश करी
कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जानने का प्रयास किया और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उन्हें अलग ग्रुप में रखा और जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है डिफरेंट थी उनको अलग ग्रुप में रखा। तो ये जो अरेंजमेंट है जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बेस पर किया गया, जिसमें सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पर एलिमेंट्स को अलग अलग कॉलम में रखा गया, इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। शुरू से ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस अरेंजमेंट के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए थे और ये अटेम्प्ट जो है, ये जो प्रयास थे, ये क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम देखें कुछ साइंटिस्ट के नाम जिनके अटेम्प्ट जो है काफ़ी पॉपुलर हुए, उनमें थे डॉवेरिनर, न्यूलैंड और मेंडलीव। इन्होंने क्या करा, जितने भी एलिमेंट उनके समय में पता थे उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर अलग अलग कॉलम में रखने का प्रयास किया है, या हम कहें कि इनको क्लासिफाई करने का इन्होंने प्रयास किया। क्लासिफिकेशन की नीड क्या है, मतलब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत यही है कि हमारी स्टडी कैसी हो जाए, सरल हो जाए, हमें आसानी से सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएं, समझ में आ जाएं। तो इसके लिए क्या है कि 120 एलिमेंट्स को अलग अलग करके पढ़ना कठिन हो रहा था, इसलिए साइंटिस्ट ने इनको जो है ऐसे कॉलम में अरेंज करना शुरू करा जिससे एक कॉलम की प्रॉपर्टी सेम हो जाए। यही क्लासिफिकेशन की क्या है, नीड है। डॉवेरिनर ट्राइड्स, डॉवेरिनर जो थे, इन्होंने 1817 में कुछ एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में रखा। इस ग्रुप को इन्होंने कहा ट्राइड्स। एलिमेंट्स को कैसे रखा, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप में रखा, इनको इन्होंने कहा ट्राइड्स। डॉवेरिनर ने ये ट्राइड्स बनाए थे, इसलिए इनको हम डॉवेरिनर ट्राइड्स भी कहते हैं। डॉवेरिनर ने ये ट्राइड्स कैसे बनाए, इसमें इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पर। इन्होंने ये देखा कि जब इन्होंने ऐसा ट्राइड बनाया तो जो मिडल एलिमेंट था और फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट थे, अगर उनका हम एवरेज निकालें तो वो जो है मिडल एलिमेंट के बराबर आ रहा था। किसका एवरेज, उसका एटॉमिक मास का। अगर हम डॉवेरिनर का ट्राइड देखें, उसका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस लिखें और उसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज आ जाएगा इसका, और वो एवरेज किसके बराबर होगा, मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के। डॉवेरिनर ने कुल मिला के 3 ऐसे ट्राइड्स बना पाए। इनका जो पहला ट्राइड था वो था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 6.9। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। अगर हम इनको ऐड करें तो लगभग आ जाएगा 45.9, और अगर हम इसका 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाता है 22.95। 22.95 का अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमारा जो है लगभग वैल्यू आ जाती है 23 यूनिट, और ये एटॉमिक मास किसका था, सोडियम का। सोडियम इसमें क्या है, मिडिल एलिमेंट। तो ये जो ट्राइड था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं, क्योंकि हम आज की अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो इसमें हमें क्या देखेगा कि ये सारे हमने ग्रुप फर्स्ट में रखे हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये सब एल्कली मेटल्स हैं। अगर हम लिथियम का एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है, 3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो क्या आएगा, 281, यानी कि बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा।
ऐसी पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 90। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 2881। लिथियम सोडियम पोटेशियम सबकी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1। दे आर मोनोवेलेंट क्योंकि इनकी सबकी वैलेंसी क्या है 1 है। और अगर इनकी वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो ये सब जो है क्या बनाएंगे एल्कलीज बनाएंगे, बेस बनाएंगे। इनमें सिमिलरिटीज है। तो ये हमारा क्या था डॉबरीनर का जो है पहला ट्राइड था। डॉबरीनर हमने क्या बताया 1817 में इन्होंने ये अपना जो अटेम्प्ट किया था। इसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में इन्होंने अरेंज करने का एक कोशिश की थी और इसमें अपनी कोशिश में ये 3 ऐसे ट्राइड बना पाए थे, जिसमें पहला कौन सा था लिथियम सोडियम पोटेशियम। क्या देखा था इन्होंने ये देखा था कि अगर ये ट्राइड ले लें जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम तो इसका पहला एलिमेंट हुआ लिथियम और लास्ट कौन सा हुआ पोटेशियम। अगर इनके एटॉमिक मास का हम एवरेज निकाल लें या मीन निकाल लें तो कैसे निकलेगा ये एवरेज। लिथियम का एटॉमिक मास ले लो और पोटेशियम का एटॉमिक मास ले लो, इन दोनों एटॉमिक मास को ऐड कर दो और उसे डिवाइड कर दो किससे 2 से, तो जो आंसर आएगा वही एवरेज होगा और वो किसके बराबर आ जाएगा सोडियम के एटॉमिक मास के। डॉबरीनर ट्राइड्स में कुछ कमी भी रह गई क्योंकि सबसे पहले तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो डॉबरीनर थे इन्होंने ऐसे टोटल मिला के 3 ट्राइड्स ही बना पाए थे, यानी कि जितने एलिमेंट्स पता थे उन सारे एलिमेंट्स को ये ट्राइड्स में अरेंज नहीं कर पाए। कौन से ट्राइड्स इन्होंने बनाए थे, एक तो लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा क्या था कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम, तीसरा था इनका क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक हैव सेम प्रॉपर्टीज बट नॉट फॉर्म ट्राइड्स। ये इन पर जो है क्या था कि अगर हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक को लें इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन नाइट्रोजन का एटॉमिक मास और आर्सेनिक का एटॉमिक मास को अगर हम ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो वो जो आंसर आएगा वो फॉस्फोरस के एटॉमिक मास के बराबर नहीं आ रहा था। ये हमारा जो है क्या था डॉबरीनर का लिमिटेशन था। ऐसे ही अगर हम देखें ये हेलोजन है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन इसमें फ्लोरीन रहता है। अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को देखें तो फ्लोरीन और ब्रोमीन का अगर हम एटॉमिक मास को ऐड करें और उसको 2 से डिवाइड करें तो जो आंसर आता है वो क्लोरीन का एटॉमिक मास नहीं आता है। तो इस तरीके से डॉबरीनर के जो ट्राइड्स हैं उनमें बहुत सारी कमियां देखी गई। लिमिटेशंस को हम कहते हैं ड्रॉबैक्स या इसको हम कह सकते हैं कमियां। लेकिन इनका एक जो है एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि डॉबरीनर ने एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, तो इससे और साइंटिस्ट को भी पता चला कि हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और उन्होंने भी अपने जो अटेम्प्ट शुरू कर दिए। इसी अटेम्प्ट में जो सेकेंड अटेम्प्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स हैं इन्हें म्यूजिक का बहुत बड़ा शौक था, ये म्यूजिक लवर थे। म्यूजिक में अगर हम देखें तो कितने नोट्स होते हैं टोटल जो है 7 होते हैं। कैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 हुए। सा रे फिर गा फिर मा पा धा नी, ये 7 हुए ना। 7 के बाद 8 कौन सा म्यूजिकल नोट आता है फिर सा। तो न्यूलैंड जो म्यूजिक से थोड़ा ज़्यादा अपने आप को रिलेट थे, उन्हें ज़्यादा म्यूजिक पसंद था, तो उनके दिमाग में ये आया कि चलो हम जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं और कैसे इन म्यूजिकल नोट्स के बेस पर। तो इन्होंने जो एलिमेंट्स जो उस समय उन्हें पता थे उनको जो है इस तरीके से 7 कॉलम में अरेंज करना
शुरू करा। तो उन्होंने क्या देखा कि जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स रखे गए तो हर 8वां एलिमेंट वही प्रॉपर्टी शो कर रहा था जो पहला एलिमेंट शो कर रहा था। इसीलिए इनको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स अरेंज्ड about 56 elements in order of increasing atomic masses. He found that every 8th element had same property like first. There are 7 musical notes: सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और एक बार फिर सा. According to the Indian system, there is a repetition of same note after gap of 7. According to Newland's law of octave, when elements are arranged in order of increasing atomic masses, there is a repetition of the properties of every eighth element as compared to the given element. Students, इसी को हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या है? अगर पूछा जाता है आपसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, तो आप यही कहेंगे कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है तो हम क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन देखते हैं। कैसे? जो पहला एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं। यह न्यूलैंड ने सबसे पहले देखा था। इसी को न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। म्यूजिकल नोट देखिए, इसमें सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा और सा। देखो गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां फिर सा, फिर से गिनो, 8वां फिर सा। इसी तरीके से अगर हम एलिमेंट को रखें, क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, दोनों हैलोजन से सेम है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के एडवांटेजेस मतलब क्या फ़ायदे हैं? ये सबसे पहले थे जिन्होंने क्या देखा? पीरियोडिसिटी देखी। पीरियोडिसिटी हमने आपको समझा रखा है। पीरियोडिसिटी हमने आपको पहले ही बताई थी। आजकल आपको पता ही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने देख ही रखी है, नहीं देखी होगी तो आप अपनी बुक खोलो, उसमें बनी हुई है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो हम क्या देखेंगे कि कॉलम बने हुए हैं, ग्रुप और पीरियड बने हुए हैं। इनमें क्या है कि सेम इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जिससे कॉलम बन गए हैं। इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो ये पैटर्न सबसे पहले किसने देखा था? न्यूलैंड ने। ही वॉज द फर्स्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स इन ग्रुप विद टेबल। ये सबसे पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एक टेबल बनाई थी एलिमेंट्स को अरेंज करने की, और इन्होंने सेम एलिमेंट, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ही कॉलम में रखा था। लेकिन स्टूडेंट्स, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी कुछ कमियां रह गई, क्योंकि ऐसा देखा गया कि कैल्शियम तक, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, एटॉमिक मास 40। कैल्शियम तक, यानी कैल्शियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? लाइट एलिमेंट्स हैं। इनको हम लाइट है, वहाँ तक तो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सही रहा। लेकिन इसके आगे, कैल्शियम से आगे जिनका एटॉमिक नंबर था, उनमें ये जो रिपीटिशन है वो फेल हो गया। इन्होंने क्या कहा था कि पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन जब हैवी एलिमेंट्स में देखा गया जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था, तो 8वें की जगह कहीं 9वें का आने लगा। तो इसलिए जो है ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यहाँ पर फेल कर गया। इसके अलावा इन्होंने क्या करा था? कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रख दिया था। फ्लोरीन और क्लोरीन को भी एक साथ रख दिया था। इसके बाद क्या था?
जो न्यूलैंड्स के समय तक जो है नोबल गैसेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो हमने क्या देखा कि न्यूलैंड लॉ जो है फेल कर रहा है, क्योंकि डिसिमिलर एलिमेंट्स भी इन्होंने जो है एक ही ग्रुप में रख दिए थे। ये इनकी कमी थी। थैंक यू वेरी मच। हाँ।